बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नुमान फ़िज़िक्स टीवी। आज हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है, जिसका जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डिस्टेंस कवर करते हैं, हम कोई फ़ासला तय करते हैं, तो उस फासले को हम मीटर में या किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो डिस्टेंस है हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह जब हम कोई चीज़ किसी दुकान पे ख़रीदने जाते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि हमें शुगर दे दें 2 किलो या 3 किलो, ठीक है, या हम वो ग्राम्स में ख़रीदते हैं। तो इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई मैस होता है, वज़न होता है, ठीक है, उसे हम किलोग्राम में खरीद सकते हैं, उसे हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आगे है मेजरमेंट। अब जैसा कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने ज़िक्र किया मैस, डिस्टेंस, इसी तरह जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को भी हम मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, उसे हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं थर्मामीटर को इस्तेमाल करके। तो ये सारी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और इनको मेजर करने के लिए हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसके टॉपिक से हमें ये समझ आ रही है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को और उनकी मेजरमेंट को, यानी हम उनको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो जो ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, इस यूनिट के स्टार्ट में हमें ये बताया गया है कि जब से ये दुनिया बनी है तो इंसान इस दुनिया को समझने की कोशिश करता आ रहा है, यानी इंसान के अंदर हमेशा से एक तजस्सुस रहा, एक क्यूरियोसिटी रही कि वो इस दुनिया को जाने कि ये दुनिया किस तरह से बनी है, कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सन की बात करें तो सन के बारे में इंसान को सब पहले तो पता था, वो ये देखता था कि सूरज जब होता है तो सुबह होती है, लेकिन जैसे ही सूरज चला जाता है, कहीं पे छुप जाता है, तो रात आ जाती है और सारी रोशनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सन है क्या, ये कहाँ से आता है, ठीक है, और ये भी नहीं पता था कि ये जो सन है ये गैलेक्सी में, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पे सेंटर में सन प्रेजेंट है और इसके रिवॉल्व बाकी तमाम प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये किसी को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही इंसान में शऊर आया, इंसान ने जानने की कोशिश की, तो वो इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करता गया। जब इंसान इस दुनिया में आया तो वो अपने ख़याल में डिफरेंट सवाल सोचता गया कि ये चीज़ किस तरह से बनी है, और उसने इन चीज़ों को जानने की कोशिश की। जैसे वाटर, पानी की मिसाल ले लें, तो पानी के इस्तेमाल का तो सबको पता था, सबको ये पता था कि दरिया के अंदर या ज़मीन के नीचे या ज़मीन के कई हिस्सों में पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पानी किस चीज़ से मिल के बना है। H2O प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो ये सारी चीज़ें इनका किसी को कुछ पता नहीं था। तो जैसे जैसे इंसान स्टडी करता गया और वो एक लॉजिकल रीज़निंग तलाश करता गया, यानी वो क्या रीज़न है कि ये पानी इस तरह का है, ये क्या रीज़न है कि जो सन है सुबह के वक्त ये प्रेजेंट होता है लेकिन रात को ये चला जाता है। तो जैसे जैसे इंसान इस चीज़ को समझता गया तो वो उसके पास नॉलेज आता गया, और उसी नॉलेज की बेस पे एक डिसिप्लिन डिस्कवर हुआ जिसे हम साइंस कहते हैं। तो अब इस चैप्टर के स्टार्ट में साइंस की डेफिनेशन दी गई है, तो हम साइंस की डेफिनेशन से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो जो साइंस की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, द नॉलेज गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। कि ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, उसे ऑब्ज़र्व करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, ठीक है। कौन थे राइट ब्रदर्स? जिन्होंने
जहाज़ के बारे में बताया, एरोप्लेन के बारे में बताया, उसका एक मॉडल उन्होंने बनाया, ठीक है। तो अब राइट ब्रदर सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते थे इस चीज़ को कि ये जो परिंदे हैं ये हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। ये उनकी एक ऑब्ज़र्वेशन थी। अब इस ऑब्ज़र्वेशन से उनके जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर ये परिंदे हवा में उड़ रहे हैं तो क्या इंसान भी उड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ऑब्ज़र्वेशन से उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, एक सवाल पैदा हुआ, ठीक है। और फिर वो उस सवाल को सच साबित करने, उस सवाल को देखने के लिए कि आया ऐसा हो सकता है, इंसान उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते, वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने लग पड़े और वो इस बात में कामयाब हो गए। तो इसी तरह होता है, हम किसी चीज़ को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उससे, उस ऑब्ज़र्वेशन पर हम एक्सपेरिमेंट्स करके ये देख सकते हैं कि आया हमारी ऑब्ज़र्वेशन या जो हम सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें जो नॉलेज होता है, द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो नॉलेज हमें हासिल होता है ऑब्ज़र्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, उन सब को हम स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। जैसे हम देखें सुकरात की बात करें तो साइंस से पहले जब सुकरात था तो सुकरात ये कहता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है, और जो सूरज है और जो बाकी सितारे हैं वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न वो ये देता था, वो ये कहता था कि क्योंकि इंसान जो हैं खुदा की सबसे अच्छी क्रिएचर हैं, तो ये सेंटर में मौजूद हैं और बाकी जो सारे सितारे हैं वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, सन भी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, ऑब्ज़र्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, जब डिफरेंट साइंटिस्ट आए जैसे निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, तो इन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट से और ऑब्ज़र्वेशन से देखा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ज़मीन सेंटर में प्रेजेंट है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, बल्कि ये तो ऐसा है कि सूरज जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, सन इज़ लोकेटेड एट द सेंटर, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। तो जब ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें देखी गई तो पता चला कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर लिया है। तो ऐसा नॉलेज जो हम गेन करते हैं ऑब्ज़र्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। ये जो साइंस है ये लैटिन ज़ुबान के एक वर्ड से डिराइव हुआ है, साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब हम आगे देखते हैं, बिफोर 18th सेंचुरी से पहले जब इंसान चीज़ों को स्टडी कर रहा था तो 18th सेंचुरी से पहले सिर्फ एक ही डिसिप्लिन प्रेजेंट था जिसे हम कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी। अब ये जो नेचुरल फ़िलासफ़ी था, अगर साइंटिस्ट किसी लिविंग थिंग की स्टडी करते थे, किसी लिविंग थिंग को ऑब्ज़र्व करते थे या किसी नॉन लिविंग थिंग को ऑब्ज़र्व करते थे या उन पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कोई रिज़ल्ट्स लेते थे, ठीक है, कोई ऑब्ज़र्वेशन करते थे, तो वो इन सारी चीज़ों को एक ही डिसिप्लिन, एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते थे, वो था नेचुरल फ़िलासफ़ी। यानी अगर किसी ने लिविंग थिंग के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया या नॉन लिविंग थिंग को हमने स्टडी किया तो वो सारी चीज़ें एक ही डिसिप्लिन में आती थी। बिफोर 18th सेंचुरी वो था नेचुरल फ़िलासफ़ी। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में नेचुरल फ़िलासफ़ी डिवाइड हो गई दो पार्ट्स के अंदर, नंबर 1 फिज़िकल साइंसेस और नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिज़िकल साइंसेस में हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करते थे जो कि नॉन लिविंग थिंग्स थी, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ों को हम फिज़िकल साइंसेस में स्टडी करने लग पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल्स, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो थी ये फिज़िकल साइंसेस में स्टडी होने लग पड़ी। यानी दो पार्ट्स में नेचुरल फ़िलासफ़ी डिवाइड हो गई 18th सेंचुरी में, एक फिज़िकल साइंसेस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में हम स्टडी करते थे लिविंग थिंग्स को, जैसे फ्रॉग का स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है,
काऊ का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं दे के बता रहा हूँ। एलिफेंट, इवन ह्यूमन बीइंग्स, यानी जौन सी भी चीज़ जो लिविंग थिंग है उसको हम स्टडी करते थे बायोलॉजिकल साइंसेज में 18th सेंचुरी में, ठीक है। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो हमारे पास फिज़िकल साइंसेज थी ये 5 डिसिप्लिन्स के अंदर मज़ीद डिवाइड हो गई, ठीक है। जब नॉलेज इंक्रीज़ कर जाता है तो चीज़ों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इतना नॉलेज इंक्रीज़ हो चुका है और साल में कितने ही रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया गया, तो हर एक चीज़ को अलहदा कर दिया गया। यानी पहले नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फ़िज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस। और 19th सेंचुरी में क्या किया गया, जो फ़िज़िकल साइंसेस थी उनको मज़ीद 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी फ़िज़िकल साइंसेस को हमने फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी में और मेटीरोलॉजी में डिवाइड कर दिया। अब फ़िज़िक्स जो हमारा मेन फोकस है, यानी क्योंकि हम फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम इस फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन, ठीक है। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के साथ डील करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, स्पेस को, यानी हम उसमें ब्लैक होल्स की बात कर सकते हैं, हम उसमें गैलेक्सीज़ की बात कर सकते हैं। ब्लैक होल्स को अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनकी शेप, उनकी एक इमेज मिलेगी, ठीक है। आप इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही अमेजिंग किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारी स्पेस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं ये ब्लैक होल्स। उसके अलावा हम गैलेक्सीज़ को स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। और जो जियोलॉजी है इसमें हम ज़मीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम मेटीरोलॉजी में हम वेदर को स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेटीरोलॉजी का ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, फ़िज़िक्स। अब हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स को डिटेल के साथ कि फ़िज़िक्स होती क्या है, हम फिज़िक्स में किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे और इसकी जो कुछ ब्रांचेज़ हैं हम उसको देखेंगे। और हम देखेंगे कि हम फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। हम स्टडी करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। तो जो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन होती है फिर वो ये होती है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यानी फ़िज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और इन दोनों के इंटरेक्शन को। यानी मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसे स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या होता है, तो मैटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैटर की डेफिनेशन ये होती है कि एवरीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जिसका कोई वॉल्यूम होता है और वो जगह घेरती है, उसको हम कहते हैं मैटर। एवरीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर की कुछ टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। तो ये सारी मैटर्स की फॉर्म है। यानी अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम चेयर जो वुड से बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है, ठीक है, ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो ठोस होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि वो सॉलिड्स हैं। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में वाटर आ जाता है, मिल्क आ जाता है। इसी तरह गैसियस फॉर्म में भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे हीलियम गैस, नियॉन गैस, एयर, ठीक है। तो इसी तरह एक और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये थी मैटर की डेफिनेशन। अब एनर्जी क्या होती है, ए बॉडी पोजेसिस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। यानी एक बॉडी उस वक्त एनर्जी पोजेस करेगी, हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी के पास एनर्जी है किस सूरत में, जब वो कैपेबल हो कुछ काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि वो फूड एनर्जी है, हमें फूड से वो एनर्जी हासिल हुई। इसी तरह अगर हम खुराक नहीं खाएंगे तो हमें वो फ्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है।
इसी तरह हम देखें हमारे पास एनर्जी की बेशुमार टाइप्स होती हैं। तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं फिज़िक्स के अंदर और ये देखते हैं कि मैटर का इन एनर्जीज़ के साथ रिलेशनशिप क्या है। अब जो मेन दो टाइप्स होती हैं एनर्जी की, वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कोई भी बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू मोशन, यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास जो एनर्जी होगी हम कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर एक कार किसी रोड के ऊपर मूव कर रही है तो कार मोशन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कार के पास काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के पास होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। इसी तरह हमारे पास बेशुमार टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी ईटीसी वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इनको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं और हम मैटर की स्टेट्स के बारे में स्टडी करते हैं और हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और इन दोनों के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैटर और एनर्जी में क्या फ़र्क है और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अब अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें कि हम इन दोनों में रिलेशन क्या है, यानी हम इन दोनों में इंटरेक्शन को किस तरह से स्टडी करते हैं फिज़िक्स के अंदर, तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि अगर आइस क्यूब की बात करें, आइस क्यूब जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं, अब अगर हम उनको हीट अप करेंगे, हम उसको हीट करेंगे चूल्हे पर रख के, हम उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो आइस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में। इसी तरह हम टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन बता रहा है हमें मैटर का एनर्जी के साथ, यानी सॉलिड फॉर्म में आइस क्यूब्स थे, उनको हमने एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, और हमें पता क्या चला कि जब हम आइस क्यूब को हीट एनर्जी देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह वुड, लकड़ी, अब हमें पता है कि लकड़ी भी एक सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन अगर हम लकड़ी को हीट एनर्जी दें तो क्या होगा, हम लकड़ी के ऊपर फ्यूल डाल के, पेट्रोल डाल के उसे माचिस की तीली के साथ जलाएं तो क्या होगा, वो जो लकड़ी है वो जल जाएगी। अब हुआ क्या, हमने उसको हीट एनर्जी दी और वो जो वुड है वो जलने लग पड़ी। इसी तरह आप रिवर में, दरियाओं में पानी देखते हैं तो वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। अब वो इवेपोरेट किस तरह से हो रहा है, सन से उसे मिल रही है एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। फिर दोबारा से हीट एनर्जी मिल रही किसे, रिवर के अंदर जो वाटर है उसे, और वो वाटर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो कि रेन की सूरत में दोबारा से वापस आता है। इसी तरह अगर हम बल्ब की बात करें तो हम बल्ब को अगर देखें उसका सारा स्ट्रक्चर तो वो एक सॉलिड फॉर्म ही है, लेकिन जब हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करती है तो क्या होता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह फ़ैन, अगर हम फ़ैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो फ़ैन गोल गोल घूमने लग जाता है, ठीक है। वो फ़ैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो मोटर होती है वो भी यही काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, मैटर को, एनर्जी को, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। तो ये तो था फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। हम स्टडी करेंगे फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी फ़िज़िक्स की हम कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और देखेंगे कि ये डेली लाइफ में फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो डेली लाइफ में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कार जो है वो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स, उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। यानी मैकेनिक्स में हम चीज़ों की मोशन के साथ डील करते हैं। तो जैसे हम हायर लेवल की तरफ जाएंगे तो हम फ़िज़िक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स उसको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके अलावा आ जाता है रेफ्रिजरेटर्स, जो कि थर्मोडायनेमिक्स, फ़िज़िक्स की एक ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स, वो उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है रेफ्रिजरेटर। उसके बाद पुलीज़ है, एयर कंडीशनर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी, रेडियो और कंप्यूटर, ईटीसी। तो हमें अपनी डेली लाइफ में
मुश्किल से ही कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिसके अंदर फ़िज़िक्स इस्तेमाल नहीं होती। अब हम मोबाइल फ़ोन को ही देख लें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हम उसके ज़रिए से ईमेल सेंड कर सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल करके यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो ये कंप्यूटर जो है और जो मोबाइल फ़ोन है ये भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करते हैं। और सारी डिवाइसेस जो इन्वेंट हुई ये फ़िज़िक्स के ही असूलों के ऊपर, फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर ही काम करती हैं। जिसमें से अगर हम पुली की बात करें तो पुली एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम हैवी लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो जो मार्कोनी ने ईजाद किया था, ठीक है, तो जो रेडियो है वो भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है। तो ये तो चंद चीज़ें थी। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर की बात करें जिसको हम घरों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी फ़िज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास गैजेट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनमें से बेशुमार चीज़ें जो हैं वो फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल और फ़िज़िक्स के लॉज को फॉलो करती हैं। और फ़िज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करके फ़िज़िक्स की मदद से हमने इन डिवाइसेस को बनाया है। अब जहाँ पे किसी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे उस चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे ये हमारी डिवाइसेस हैं, इनने हमारी लाइफ को ईज़ियर तो बना दिया। इनके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइव्स मच ईज़ियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल दैन द पास्ट। ये जो डिवाइसेस हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है, फास्टर बना दिया है। जो काम हम दिनों में करते थे, यानी अगर हमने किसी को खत लिखना होता था, पहले हम उसे पेंसिल के साथ कलम के साथ कागज़ के ऊपर लिखते थे और फिर वो काफ़ी दिन लग जाते थे, ट्रैवल करता था खत, तो वो पहुंचता था जिस तक हमने पहुंचाना होता था। लेकिन अब ईमेल का दौर आ गया, व्हाट्सएप और ये सारी ऐप्स जो हैं इनको हम कंप्यूटर पे, मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसने ज़िंदगी को बहुत फास्टर बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया और ईज़ियर बना दिया चीज़ों तक रसाई हासिल करने के लिए। यानी आप यूट्यूब पे आपको पता होगा कि यूट्यूब पे डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी टीचर से कुछ समझना चाहते हैं जिनके लेक्चर्स यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं, तो आप इजीली वहाँ पे जाके उनको समझ सकते हैं। तो कितना ईज़ी बना दिया इस मोबाइल फ़ोन ने, इस कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को। उसके साथ साथ अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, डेडली वेपन्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम मोटरसाइकिल्स, कार्स, बसेस, ये सारी चीज़ें जिनमें फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो भी काज बनती हैं पोल्यूशन का। यानी उनमें से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं वो रिवर के अंदर जाते हैं, वो दरियाओं के अंदर जाते हैं। तो उससे जो सी की लाइफ है, जो मछलियों की ज़िंदगी है, जो रिवर का एनवायरनमेंट है, वो सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नेचर के लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। जैसे पौधे हैं, अब अगर एनवायरनमेंट ही पोल्यूटेड होगा तो वो ट्रीज़, वो प्लांट्स भी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे नेचर भी डिस्ट्रॉय हो रही है इन फैक्ट्रीज़ की वजह से, इस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रियों की वजह से, जिनमें मोटरसाइकिल्स आ जाते हैं, जिनमें कार्स आ जाती हैं, जिनमें बसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो इनसे जो धुआं निकलता है, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है, उससे ये होता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैदा होता है। और थर्ड वन था डेडली वेपन्स। हमने फिज़िक्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट तरह के वेपन्स तो ईजाद कर लिए, जिनमें एटम बम की बात कर लें या आप गन्स की बात कर लें, ठीक है। तो
जहाँ पर इनका फ़ायदा है वहाँ पे इनका नुकसान भी है। यानी देखें ना, अब टेररिस्ट जो होते हैं वो वेपन्स को गलत इस्तेमाल करते हैं, वेपन्स का, गन्स का, एटम बम्स का, कितनी मासूम जानें ज़ाया हो जाती हैं उनके गलत इस्तेमाल की वजह से। ठीक है, तो जहाँ इसके फ़ायदे हैं, फ़िज़िक्स ने हमें डिफरेंट डिवाइसेस को इन्वेंट करने में हमें मदद दी है, वहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताया, जिनमें पोल्यूशन है, डेडली वेपन्स है, हमारी नेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। हम स्टडी करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस के बारे में जो कि हर चैप्टर में टॉपिक्स के लेफ़्ट और राइट साइड पे गिवन होती हैं। तो जो पहली इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक कोटेशन लिखी हुई है चैप्टर यूनिट नंबर 1 के स्टार्ट में ही कि व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स यू नो समथिंग अबाउट इट। व्हेन यू कैन नॉट मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट और यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स योर नॉलेज इज़ ऑफ मैगरी एंड ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड, लॉर्ड कैल्विन। तो लॉर्ड कैल्विन की ये कोटेशन है और इस कोटेशन में लॉर्ड कैल्विन ये बताता है कि अगर जो आप बोल रहे हैं उसको आप मेजर कर सकते हैं और उसे नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप उसके बारे में जो आप बोल रहे हैं कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो बोल रहे हैं आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही थोड़ा है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड का है। अब ये बहुत बड़ी कोटेशन है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इसमें नंबर्स की इम्पॉर्टेंस बताई गई है। अब मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा, अगर हम किसी दुकान से, किसी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, तो अब हम उसको क्या कहते हैं कि हमें शुगर चाहिए कितनी, 2 kg, 3 kg, 4 kg, वाट एवर वी वांट। लेकिन अगर हम उसको नंबर्स की फॉर्म में ना बता सकें, यानी हमने जो बोल रहे हैं उसे नंबर में मेजर ना कर सकें, हम उसे बोलें शुगर दे दे, वो बोलेगा कितनी। अब हम उसे इशारे से तो नहीं बता सकते इतनी, इतनी, कितनी, जितनी हमें चाहिए। ठीक है, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम जो बोल रहे हैं उसको मेजर कर सकें, ठीक है, और उसके नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो ये डिजिट्स का एक बहुत ही रोल होता है और ये जो मेजरमेंट होती है ये सिर्फ फिज़िक्स तक की महदूद नहीं है, बल्कि हम अपनी डेली रूटीन में भी मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, और हम डिफरेंट यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी हम मैस की जगह मैस को मेजर करने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजिट्स होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में एक एंड्रोमीडा गैलेक्सी के बारे में बताया गया है कि एंड्रोमीडा गैलेक्सी इज़ वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऑफ द अननोन। यहाँ स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, और इसके जो 7 गैलेक्सी है वो एंड्रोमीडा गैलेक्सी है। ठीक है, यानी हमारी गैलेक्सी का जो हमसाया है हम उसे कह सकते हैं कि वो एंड्रोमीडा गैलेक्सी है, और ये एक स्पाइरल किस्म की इसकी शेप होती है जो मिल्की वे गैलेक्सी के साथ बिल्कुल वाक़या है, और इसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। हम आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है कि विंड टर्बाइंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो विंड टर्बाइंस होते हैं वो पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी हम फ्यूल को इस्तेमाल करें तो हमें पता है कि हमें फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम रबिश कचरे को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी पैदा होगा, क्योंकि जब हम उस कचरे को जलाएंगे तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। लेकिन जो विंड टर्बाइंस हैं वो ऐसे टर्बाइंस होते हैं जो कि पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।